Hello students, माधव ज्ञान गंगा स्कूल अमायन बेन वेलकम्स यू। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की सिविक्स फर्स्ट चैप्टर। हमने अभी तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, थोड़ा उनकी डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं हमारे नेबरिंग कंट्री नेपाल के बारे में। यहाँ पे दो कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशंस बताई गई है नेपाल की हिस्ट्री के बारे में, कि मतलब पहले जो वहाँ पे शासन चलता था, तो वहाँ पे जो भी सिचुएशंस आई थी, तो लोग कुछ अलग अलग सिचुएशंस बताई गई हैं। नेपाल क्या है? हमारी नेबरिंग कंट्री है। Until recently नेपाल was a monarchy. मोनार्की मीन्स हो गया जहाँ पे राजा का शासन चलता था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो पिक्चर दी है इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके बारे में क्या डिफाइन किया गया है। The country of Nepal has witnessed several people's struggles for democracy. आजादी के लिए नेपाल के जो पीपल्स थे, जितने भी लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी उन्हें। डेमोक्रेसी आजादी के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी थी। देयर वाज अ पीपल स्ट्रगल इन 1919 और 1990 में बहुत स्ट्रगल करने के बाद उन्हें डेमोक्रेसी मिली, जो सिर्फ 12 सालों तक चली। 12 साल कब तक? 2002 तक। 1990 में उन्हें जो फ्रीडम मिली थी वो सिर्फ 12 साल चली, 2002 तक। In October 2002, the King Gyanin, citing the Maoist uprising in the countryside as his reason, began taking over different aspects of the government with the army's assistance. अक्टूबर 2002 अक्टूबर में जो किंग थे ज्ञानेंद्र, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रीजन दिया, या कह सकते हैं एक बहाना बनाया कि जो माओइस्ट है वो बढ़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने आर्मी की मदद से क्या किया, गवर्नमेंट में पूरा अपना टेक ओवर कर लिया। कि अब मतलब गवर्नमेंट के नहीं, उन्होंने धीरे धीरे अपने रूल अप्लाई करना शुरू कर दिया, पूरी गवर्नमेंट को वो अपने अंडर लेने लगे थे। और द किंग देन फाइनली टुक ओवर एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट इन फरवरी 2005, और 2005 फरवरी में उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट में पूरा अपना उसके हेड बन गए। जो भी अब काम होता था, जो भी डिसीजन होता था, वो किंग की मर्जी से ही होता था। In November 2005, the Maoists joined other political party to sign a 12-point agreement. और 2000 नवंबर 2005 में जो माओइस्ट थे, जो माओवादी थे, उन्होंने क्या किया, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को ज्वाइन किया, जिसमें उन्होंने कुछ 12 पॉइंट्स एग्रीमेंट बनाया। ये 12 पॉइंट्स वो थे जो किंग के बारे में वो चीजें बताते थे जो वो जनता के लिए नहीं करता था। वो उनकी जो बेसिक नीड्स हैं या और भी उनकी जो जरूरतें हैं उसके विपरीत होता था, या उनको ना नेपाल के लोग डेवलपमेंट में हेल्प नहीं हो रहा था, डेवलपमेंट को कम कर रहा था। उन सब चीजों को वहाँ पे मेन रखा गया था, कि उन पॉइंट्स को रखा गया था ताकि उसकी सरकार हट सके और सबको आजादी मिल सके। This agreement signaled to the large public an imminent return to democracy and peace. और जो ये एग्रीमेंट आया, तो आजादी के लिए, शांति के लिए जो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था, जितना भी मतलब थोड़ा बहुत भी जो वो कंसेशन देते थे वो लेना भी मना कर दिया था। इन 2006 दिस पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी बिगेन गेनिंग इमेंस फोर्स, और 2006 में धीरे धीरे इस आंदोलन ने बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ा ताकि आजादी मिल सके। It repeatedly refused the small concession that the king made, and finally in April 2006, the king restored the third parliament and asked the political parties to form a government. और 2006 अप्रैल में फाइनली किंग ने को क्या करना पड़ा, पॉलिटिकल पार्टीज को बोलना पड़ा कि वो अपनी गवर्नमेंट बना लें और उन्हें अपना शासन छोड़ना पड़ा। In 2008, Nepal became a democracy after abolishing the monarchy. जो नेपाल में जो 2008 में क्या हुआ, नेपाल पूरी तरह डेमोक्रेटिक हो गया और जो मोनार्ची थी, जो राजा का शासन था, वो पूरी तरह से खत्म हो गया था। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे
The previous constitution of Nepal, which had been adopted in 1919, reflected the fact that the final authority rested with the king. लेकिन जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन नेपाल का बना था 1990 में, वो क्या कुछ उनमें जो बातें थी, जो फैक्ट थे, वो क्या दर्शाता था, वो जो मतलब जो भी डिसीजन फाइनल होगा तो वो किंग फाइनल करेंगे। फाइनल अथॉरिटी किससे होगी? किंग से ही करेंगे। A people's movement in Nepal fought for several decades to establish democracy, and in 2006 they finally succeeded in putting an end to the power of the king. और जो वहाँ के लोग थे, पीपल जिन्होंने आंदोलन चलाया था आज़ादी के लिए, उन्होंने बहुत सालों तक मेहनत करी, बहुत सालों तक उन्होंने मूवमेंट किया, स्ट्रगल किया, तब जाके उन्हें 2006 में 2006 में पूरी तरह से आज़ादी मिली और जो राजा का शासन था वो खत्म हो गया। The people had to write a new constitution to establish Nepal as a democracy. और नेपाल को पूरी तरह आज़ाद दिखाने के लिए, पूरी तरह आज़ाद बनाने के लिए उन्हें क्या करना था? एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था। The reason they did not want to continue with the previous constitution is because it did not reflect the ideals of the country that they want Nepal to be. जो रीजन था उन लोगों का कि दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चाहते थे, क्योंकि जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उसमें कुछ बातें थी वो किंग के हिसाब से थी कि जो फाइनल डिसीजन होगा वो किंग ही करेगा। तो ये कुछ चीजें थी जो नेपाल जैसा होना चाहिए उस बारे में रिफ्लेक्ट नहीं करते थे कि नेपाल को डेवलपमेंट गोल्स है, क्या बेसिक नीड्स है लोगों की, उन सब को रिफ्लेक्ट नहीं करता था। इसलिए वो लोग नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे एंड दैट दे हैव फॉट फॉर। और जैसा नेपाल वो लोग चाहते थे, जिसके लिए उन लोगों ने स्ट्रगल की, लड़ाई की, आज़ादी की, तो उसे वैसा देखने के लिए वो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे। As in the game of football, in which a change in the consecutive rules will change the game altogether. जैसे कि फुटबॉल में अगर हम कुछ रूल्स चेंज कर दें तो पूरा का पूरा गेम बदल जाएगा। ऐसे ही नेपाल, by moving from a monarchy to a democratic government, needs to change all its consecutive rules in order to usher in a new society. इसी तरह नेपाल को एक मोनार्ची राजा के शासन से एक आज़ादी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए क्या चाहिए था कि कुछ नए रूल्स बनाने थे, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था ताकि वो एक अच्छी जगह पे जा सके, एक डेवलपमेंट हो सके पूरे नेपाल में। दिस इज वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए उन्होंने एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया फॉर द कंट्री 2015, कब? 2015 में। द कैप्शन alongside elaborates Nepal's struggle for democracy. The second important purpose of a constitution is to define the nature of country's political system. और दूसरा important purpose क्या था constitution बनाने का? कि जो constitution होता है वो क्या करता है? नेचर के countries के political system को भी बताता है। और जो पुराना वाला था उसमें क्या था? जो political system वो king के हिसाब से था, king के सारे respect में था, king के किंग के हिसाब मतलब किंग के फायदे में जो भी चीजें होती थी उस हिसाब से वो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसलिए और वो लोग बदलना चाहते थे उस कॉन्स्टिट्यूशन को। फॉर एग्जाम्पल, नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वाज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्या था पिछले कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो नेपाल होगा किससे? किंग से रूल होगा और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। इन कंट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ government or polity, the Constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within the society. तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या हेल्प करता है कि कुछ हम लोग बना सके, एक लेआउट कर सके कि कुछ इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस होती हैं जो हमें बता सके, रास्ता दिखा सके कि किस हिसाब से हमें काम करना चाहिए जो सबके हित में हो, सबको फायदा मिले, जिससे सबके लिए बराबर हो। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे। इन अ डेमोक्रेसी वी चूज अवर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अवर बिहाफ।
डेमोक्रेसी में हम लोग क्या ऐसा लीडर चूज करते हैं जो हमारे लिए काम करे, हमारे बिहाफ पे काम करे. However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority, and the constitution usually provides safeguard against this. लेकिन जिन्हें भी हम चुनते हैं एज अ लीडर, वो क्या करते हैं, कभी कभी इसका मिसयूज भी करते हैं. उन्हें जो पावर मिलती है उसका मिसयूज करने लगते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे भी रूल्स बनाए गए हैं जो इस मिसयूज से, इस पावर के मिसयूज से हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं. This misuse of authority can result in the gross injustice as demonstrated in the classroom situation below. और जो ये मिसयूज होता है पावर का, ये बहुत ही कुछ लोगों के साथ इनजस्टिस भी होता है. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं. Suresh is the class monitor. He is bully. His classmates are not too fond of him. Mrs. Rao, the class teacher, has to leave the classroom for some urgent work. She asks Suresh to mind the class. Suresh starts picking on Anil. जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब हम लोग स्कूल टाइम में क्या टीचर है, जब उसे बाहर कहीं जाना होता है, बीच में कोई काम आ जाता है, तो क्या करते हैं, क्लास छोड़ के जाती है. और जो मॉनिटर होता है उसको क्या कहती है कि आप क्लास को शांत रखना, आवाज नहीं करें. ऐसे ही यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है. सुरेश यहाँ पे क्लास मॉनिटर है और उसके जो क्लासमेट्स हैं वो बहुत ज्यादा उसे पसंद नहीं करते हैं, वो बहुत शैतान है. मिसेस राव जो क्लास टीचर है, उन्होंने वो क्लासरूम के बाहर जा रही है, कुछ उन्हें काम पड़ गया, तो उन्होंने सुरेश को कहा कि तुम क्लास को शांत रखना. सुरेश स्टार्ट पिकिंग ऑन अनिल, और सुरेश ने अनिल पे सबसे पहले उसे परेशान करना शुरू किया. अनिल, टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव, बट व्हाट आई हैव डन. सुरेश कहता है अनिल से कि आज मैं तुम्हारे बारे में मिसेस राव से, अपने टीचर से बोलूंगा. तो अनिल कहता है पर मैंने किया क्या है. When Mrs. Rao returned to the class, जब क्लास टीचर क्लास में एंटर करती हैं, तो सुरेश कहता है मैम, while you were away, Anil kept talking loudly and disturbing the class. He would not listen to me. मैम से क्या शिकायत करता है अनिल की कि वो बहुत तेज तेज बात कर रहा था, सबको डिस्टर्ब कर रहा था, और किसी की बात भी, और मेरी बात तो बिल्कुल नहीं मान रहा था. अनिल, तो मैम जो क्लास टीचर होती हैं वो अनिल को डांटने लगती हैं कि तुम स्कूल में रुकोगे छुट्टी के बाद, उसके बाद 100 टाइम्स लिखोगे दैट आई विल नॉट डिसोबे द क्लास मॉनिटर. तो अनिल कहता है कि पर मैम मैंने तो कुछ भी नहीं किया. तो यहाँ पे जो मॉनिटर है वो क्या कर रहा है, पावर का मिसयूज कर रहा है, अनिल को परेशान कर रहा है. ये क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए बनाया गया है जिससे जो लीडर्स हैं वो पावर का मिसयूज ना करें. In democratic societies, the constitution often lays down rules that guard against the misuse of authority by our political leaders. जिन भी पॉलिटिकल लीडर्स को या नेता को, मंत्री को हम लोग चुनते हैं, तो वो इस पावर का मिसयूज ना कर सके, तो इसके अगेंस्ट भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में. In the case of Indian Constitution, about which you will read more later in this chapter, many of these laws are contained in the section on fundamental rights. और बहुत से किस पे डिपेंडेंट है, फंडामेंटल राइट्स पे डिपेंडेंट है. हम लोगों ने 7th क्लास में ओम प्रकाश के बारे में पढ़ा था, जिन्होंने क्या, वो दलित थे, इसलिए उन्होंने स्कूल टाइम पे बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था. उन्हें क्लास की सफाई करनी पड़ती थी. अगर लोग मतलब बाकी स्टूडेंट टेबल पे बैठते थे तो जमीन पे बैठते थे, और अगर बाकी स्टूडेंट क्लास में रहते थे तो उन्हें क्लास के बाहर बिठाया जाता था. उनके साथ दलित होने के कारण बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन किया गया था. You read about how the Indian Constitution guarantees the right to equality to all persons and says that no citizen can be discriminated against on grounds of religion. हम सबने पढ़ा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी देता है कि जो राइट टू इक्वलिटी, सभी पर्सन को बराबर मानना है. हम किसी के बीच में भी रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ को लेके किसी के बीच हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं. The right to equality is one of the fundamental right guaranteed by the Indian Constitution. और right to equality क्या है, हमारा एक fundamental right है
जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, हम किसी के बीच में भी भेदभाव नहीं करेंगे। Another important functions that a constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or groups. और एक और फंक्शन बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो डेमोक्रेसी मिली है, डेमोक्रेसी आज़ादी ये भी इंश्योर करती है जो डोमिनेंट ग्रुप है या जो मेजोरिटी है, अपर कास्ट है या रिच पीपल है, वो क्या करें, वो जो लोअर कास्ट पीपल या पुअर पीपल या माइनॉरिटी पे अपना हक नहीं जता सकते या उनके पावर को दबा नहीं सकते या उनकी हर चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, द गेम पीरियड इज अबाउट टू बिगिन। एक क्लासरूम है, क्लास है, यहाँ पे गेम पीरियड शुरू होने वाला है। तो गर्ल्स हैं वो चाहती हैं बास्केटबॉल खेलना, लेकिन बॉयज जो चाहते हैं क्रिकेट खेलना। तो उन्होंने टीचर से कहा कि मैम आप डिसाइड किए कि क्या होगा। तो मैम ने कहा कि जो भी मेजोरिटी होगी वो खेले। तो बॉयज की मेजोरिटी ज्यादा थी, बॉयज क्लास में ज्यादा थे, इसलिए बॉयज जीत गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो डोमिनेंट थे, डोमिनेंट ग्रुप था बॉयज का, उन्होंने जो उनकी इच्छाओं को दबा दिया क्योंकि वो लोग कम थे। सो ऐसा नहीं होना। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको भी प्रोटेक्ट करता है कि जो माइनॉरिटी पीपल है, जो पुअर पीपल है, जो और लोअर कास्ट पीपल है, हम उनके अधिकार को नहीं दबा सकते अगर हम मेजोरिटी है तो। Such an unhealthy situation can occur in democratic societies too, where a majority can continuously enforce decisions that exclude minorities and go against their interests. As diverse story board illustrate, every society is prone to this tyranny of the majority. Tyranny means अत्याचार। जो हमारी सोसाइटी है, जो बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ मेजोरिटी की वजह से माइनॉरिटीज दब जाती हैं, उनकी बातों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इस चीज से भी प्रोटेक्ट करता है। The constitution usually contains rules that ensure the minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority. कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है वो ये इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि जितने भी अधिकार मेजोरिटी को मिले हैं उतने बराबर अधिकार माइनॉरिटीज को भी मिले, उन्हें अलग नहीं रखा जाए किसी भी चीज से। Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by the majority of a minority. और ये एक और रीजन है जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन की हमें जरूरत पड़ती है ताकि हम इस अत्याचार से बच सके। जो भी माइनॉरिटी पीपल है वो नॉमिनेट न करे जाए, जो मतलब जो मेजोरिटी पीपल है वो माइनॉरिटी पे अत्याचार नहीं करें। दिस कैन रिफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, दैट इज इंटर कम्युनिटी domination, or member of one community dominating other within the same community, that is intra community domination. This is very important, students. What is inter-community domination and what is intra-community domination? इंटर-कम्युनिटी डोमिनेशन हम उसे कहते हैं, सपोज मान लीजिए कि हिंदू है और मुस्लिम है। हिंदू डोमिनेट कर रहे हैं मुस्लिम्स को या मुस्लिम डोमिनेट कर रहे हैं हिंदूज को। तो ये क्या हो गया, अलग अलग कम्युनिटी है दोनों, और जो दोनों एक दूसरे को डोमिनेट कर रहे हैं, तो ये इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन हो गया। और इंट्रा कम्युनिटी क्या है, मान लीजिए हिंदू लिए हमने, तो हिंदू में कुछ लोअर कास्ट है, कुछ अपर कास्ट है। तो जो अपर कास्ट है वो लोअर कास्ट को डोमिनेट कर रहे हैं, उन्हें दबा रहे हैं, उनके जो नीड्स है उनकी मतलब उनकी तरफ नहीं सुन रहे, जो उनका मन है वो कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इंट्रा कम्युनिटी, मतलब एक ही कम्युनिटी के अंदर वो लोग डोमिनेशन हो रहा है, तो ये इंट्रा हो गया। ओके। The third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves. और तीसरा वो रीजन जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है वो क्या है, हमें खुद से बचाना। थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा ये, पर ये क्या है, बहुत ही स्ट्रांगली एक इशू है
that might go against our larger interest. कभी कभी हम क्या करते हैं कि दूसरों की बातों में आके हम अपनी नहीं सुनते हैं और दूसरों की सुनते हैं, लेकिन हमें पता होता है कि उससे हमें कभी कभी नुकसान भी होता है। इसलिए हमें खुद से बचाने के लिए, अपनी फीलिंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है इससे भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है। चलिए पहले एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं। शबनम is in a fix, she has a decision to make. शबनम क्या है, एक बहुत ही मुश्किल में है, दुविधा में पड़ी है, उसे एक डिसीजन लेना है। उसका क्या है, उसकी 2 चैप्टर बचे हैं रिवाइज करने के लिए और उसका टेस्ट है कल। लेकिन अभी क्या है, टीवी पे उसका फेवरेट सीरियल आ रहा है और उसे वो देखने का बहुत मन हो रहा है, और अगर वो देखने लगी तो फिर अपना रिवीजन नहीं कर पाएगी। तो उसके पेरेंट्स देखते हैं उसे और उससे पूछते हैं कि तुम इतनी चिंता में क्यों, इतनी वरिड क्यों हो। तो शबनम पेरेंट्स को बताती है कि मुझे अपना टीवी प्रोग्राम देखना है, लेकिन मेरा कल टेस्ट है। लेकिन अगर आप लोग टीवी बंद कर देंगे तो मेरा भी मन नहीं होगा टीवी देखने का, और मैं पढ़ाई में अपना ध्यान लगा पाऊंगी। तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, टीवी बंद कर देते हैं और वो अपना पढ़ लेती है, रिवीजन कर लेती है। और जब वो टेस्ट देती है तो ये सोचती है कि अच्छा किया मैंने टीवी नहीं देखी, क्योंकि जो टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे वो लास्ट 2 चैप्टर से। तो यहाँ पे क्या हुआ, शबनम की जो मदद की उसके पेरेंट्स ने की। पेरेंट्स ने टीवी बंद कर दिया तो वो पढ़ पाई थी, मतलब उसे दूसरों से हेल्प, अदर्स से हेल्प मिली। तो या कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन, हम हमेशा तो सही नहीं हो सकते, इसलिए कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारी हेल्प करता है। Similarly, the Constitution helps to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the larger principles that the country believes in. कभी कभी क्या होता है, हम कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिनका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, इट इज पॉसिबल दैट मेनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेसी माइट कम टू स्ट्रांगली फील दैट पार्टी पॉलिटिक्स हैज बिकम so acrimonious that we need a stronger dictator to set this right. कभी कभी क्या होता है, जो डेमोक्रेसी में पीपल रहते हैं, जिन्हें आज़ादी मिली होती है, वो सोचते हैं कि काश ऐसी आज़ादी से अच्छा तो वो डिक्टेटरशिप अच्छी है। पर उन्हें ये नहीं पता होता कि डिक्टेटरशिप जो रूल होता है वो सारा एक पर्सन के पास चला जाता है, और उससे जो उसका मन होता है, जो उसे सही लगता है वो करता है, वो सबकी नीड्स को नहीं देखता है। और जो डेमोक्रेसी होती है वहां पे लीडर्स हम लोग चुनते हैं, जो पीपल्स होते हैं वो चुनते हैं, और मतलब उनके हित में, उनके लिए काम किया जाता है। अगर वो लीडर नहीं काम करता है सही से तो हम उसे हटा भी सकते हैं। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ द whims to change its basic structure. It does not allow for the easy overthrow provision that guarantee right of citizen and protect their freedom. इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें हेल्प करे, हमारे लिए काम करे, हम जो बेसिक नीड्स हैं, हमारे एस्पिरेशंस हैं, उन सब में हमारी हेल्प करे। और डिक्टेटरशिप क्या होगा, वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा। इसलिए अभी हमने पढ़ा कि हमें जरूरत क्यों क्यों होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, दूसरों के अत्याचार से बचने के लिए, खुद से बचने के लिए, और हमारे फ्रीडम के लिए, हमारे हक के लिए, हमें बराबर अधिकार मिल सके, राइट टू इक्वलिटी के लिए। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। इतना आप सबको समझ में आया होगा। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। If you have any questions, you can ask in the comments. Bye bye. Take care.